हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। दोस्तों पूरा जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सारे इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में एक में ही आपको दोस्तों जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना। हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाएँ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDF और नोट्स वगैरह उस पर आपको अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस के बारे में, दोस्तों दो टाइप की जो है आपकी प्रोसेस यहाँ पर होती है दोस्तों। एक तो होता है आपका ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, और एक होता है दोस्तों श्वसन। ठीक है, दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ब्रीदिंग का मतलब होता है दोस्तों सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है, ये होता है आपका केवल ब्रीदिंग। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में, तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान की जो पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं दोस्तों श्वसन। ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन। तो दोस्तों देखिए, आप ये डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये आपकी दोस्तों यहाँ से आपका अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके लंग्स हैं दोस्तों। इनमें छोटे छोटे जो आपके गोल गोल नज़र आ रहे हैं आपको दोस्तों, ये होते हैं आपकी एल्वियोली यानी कि वायु कुपिकाएँ। ठीक है, इनको हम बोलते हैं दोस्तों एल्वियोली या फिर वायु कुपिकाएँ। ठीक है दोस्तों, जब हीमोग्लोबिन युक्त आपका ब्लड जो है दोस्तों इसके नीचे से फ्लो होता है, तो दोस्तों क्या होता है, हीमोग्लोबिन से आपकी ऑक्सीजन दोस्तों चिपक जाती है, और दोस्तों फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से दोस्तों आपकी पूरी बॉडी में दोस्तों उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों करता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो पूरे दोस्तों बॉडी में आपकी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो करता है दोस्तों, एक्चुअल में जो करता है दोस्तों, कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि श्वसन तंत्र या फिर पूरा जो रेस्पिरेशन होता है दोस्तों वो कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी सेल्स मिलके जो है दोस्तों किसी ऑर्गन का निर्माण करती है, किसी अंग का निर्माण करती है। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे अंग मिलकर दोस्तों किसी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब बहुत सारे आपके अंग मिलकर किसी तंत्र का निर्माण करते हैं उसको बोला जाता है दोस्तों सिस्टम। ठीक है, और जैसे कि आपके श्वसन तंत्र है दोस्तों, तो इसमें इन्वॉल्व जितने भी आपके ऑर्गन होंगे दोस्तों बॉडी के, उन सबको मिलाकर आपका श्वसन तंत्र बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ विभिन्न जीवों में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में दोस्तों लंग से हम सांस लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अलग अलग टाइप के आपके जो जीव पाए जाते हैं दोस्तों, अलग अलग ही वो उनका रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे पीसेस यानी कि मत्स्य फिशेस के बारे में, तो दोस्तों ये आपका सांस किससे लेते हैं, आपके गलफ्लूड से लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप की अगर मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों ये दो अंगों से सांस लेते हैं। एक तो होते हैं आपके लंग्स और दोस्तों दूसरा होता है आपका स्किन। ठीक है, तो रेप्टाइल्स किस किस से सांस लेते हैं दोस्तों, सरीसृप आपके लंग्स से और स्किन से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे एम्फीबियन यानी कि उभयचर के बारे में, तो दोस्तों उभयचर में आपका कौन आता है, आपका मेंढक आता है। ठीक है, तो दोस्तों मेंढक की भी आपकी दो अवस्थाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। एक तो होता है जब मेंढक बहुत छोटा होता है दोस्तों, जब वो टैडपोल होता है, तब वो किससे सांस लेता है दोस्तों, गिल्स से सांस लेता है। और दोस्तों जब मेंढक पूरा डेवलप होकर बड़ा मेंढक बन जाता है, तो दोस्तों एडल्ट मतलब मेंढक बन जाता है, तो तब वो सांस किससे लेता है दोस्तों, गलफ्लूओं से लेता है। ठीक है, तो दो टाइप से यहाँ पर आपका मेंढक सांस ले रहा है। ठीक है, तो एम्फीबियन आपके दो टाइप से सांस यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों पक्षियों के बारे में, एविस इनको बोला जाता है दोस्तों, तो ये भी किससे सांस लेते हैं, आपके फेफड़ों से सांस लेते हैं। और दोस्तों मैमल्स जिसमें हम आते हैं दोस्तों स्तनधारी, वो भी किससे सांस लेते हैं दोस्तों, फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में, तो दोस्तों आपका ग्लूकोज के जलने पे जो दोस्तों हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है दोस्तों, और दोस्तों इस एनर्जी को हमें पाने के लिए दोस्तों पूरी जो चैन बनकर आती है दोस्तों, जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं, फिर आपका जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो
ब्लड में मिलकर दोस्तों आपके पूरी बॉडी में जो फ्लो करती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो दोस्तों ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज का जलना होता है दोस्तों, उसके बाद हमें दोस्तों क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को ही दोस्तों क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दोस्तों पूरी चैन बनी हुई है दोस्तों। एक होता है आपका कंजम्पशन, कंबस्शन दोस्तों, जलना। ये कौन जलता है यहाँ पर दोस्तों, ग्लूकोज, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों, सेल्स यानी कि कोशिकाओं में होती है, ठीक है। और दोस्तों सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों ग्लूकोज का दहन होता है, ठीक है। रक्त नलिकाओं से पूर्ति, सप्लाई फ्रॉम ब्लड वेसल्स दोस्तों। ग्लूकोज जो हमें किससे मिलता है दोस्तों, आपकी ब्लड वेसल्स से मिलता है, ठीक है। और दोस्तों उसी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ दोस्तों जो ऑक्सीजन चिपक कर आती है दोस्तों आपकी, उसको मिला के दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों क्या होता है, आपका ग्लूकोज का दहन होता है दोस्तों, ग्लूकोज जलता है, ठीक है। और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक फार्मूला चेक कर सकते हैं यहाँ पर C6H12O6 दोस्तों, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है दोस्तों। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है दोस्तों, तो हमें मिलती है दोस्तों एनर्जी। और वहाँ से क्या निकलती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों, वो दोबारा ब्लड में मिल जाती है। और ब्लड फिर किसके पास जाता है दोस्तों, आपके हार्ट के पास जाता है। और हार्ट उसको पंप करके दोस्तों लंग्स के पास भेज देता है, ठीक है। और लंग्स फिर क्या करते हैं दोस्तों, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं और दोस्तों उसमें क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी सी इक्वेशन ये याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन आपका, आप दोस्तों एयर यानी कि हवा को अंदर लेते हैं दोस्तों नाक की मदद से, ठीक है, जिसमें 21% ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है, ठीक है। आपकी यहाँ पर होती है दोस्तों ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, ठीक है, जहाँ से आपका सांस अंदर जाता है दोस्तों, ठीक है। श्वास नली दोस्तों यानी कि आपकी ट्रैकिया आगे दो ब्रांचेस में दोस्तों डिवाइड हो जाती है। एक होता है आपका लेफ्ट लंग और एक होता है आपका दोस्तों राइट लंग्स, ठीक है। तो दोस्तों फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है आगे जाके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्लड में मिलकर क्या आता है आपका, ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोस्तों जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आपकी चिपक जाती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लोबिन देखिए दोस्तों ये होता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है दोस्तों। ये जो दोस्तों ऑक्सीजन जलने की जो प्रक्रिया है दोस्तों कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। कोशिका का एक अंग होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वहाँ पर ये प्रक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वहीं पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, जलते हैं दोस्तों, केमिकल रिएक्शन होती है एक। और दोस्तों हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और यहाँ से क्या रिलीज होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपके श्वसन के बारे में, श्वसन भी दोस्तों दो टाइप का आपका होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और दोस्तों दूसरा होता है आपका अनऑक्सी श्वसन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस प्रकार श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है दोस्तों, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों ग्लूकोज का पूरी तरह जलना पूर्ण श्वसन आपका कहलाता है, ठीक है। और अनऑक्सीड श्वसन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, अवायवीय श्वसन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का पूरी तरह नहीं जलना यानी कि अपूर्ण श्वसन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है छोटी छोटी सी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा गया है आपका ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और दोस्तों इधर आपका लिखा गया है अनऑक्सी श्वसन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर रिएक्टेंट आपका क्या होता है दोस्तों, C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या मिलता है, क्या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और प्लस दोस्तों हमें क्या मिलता है, आपका 36 ATP जो है दोस्तों हमें एनर्जी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ये वाली ऑक्सी श्वसन जो होता है दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपका कहाँ होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया आपकी होती है कोशिका के, ठीक है।
इसीलिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को आपका ऊर्जा ग्रह यानी कि शक्ति ग्रह आपका बोला जाता है कोशिका का। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो दोस्तों मनुष्य, पक्षी या फिर जानवर में जो श्वसन होता है वो इसके आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अनोक्सी श्वसन के बारे में, तो दोस्तों C6H12O6 यहाँ पर होता है आपका ग्लूकोज दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित नहीं होती है इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों अनोक्सी श्वसन यानी कि अनारोबिक रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है आपका C3H6O3 लैक्टिक एसिड बनता है दोस्तों आपका यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपकी एनर्जी यहाँ पर बनती है। ठीक है, और ये आपकी जो प्रक्रिया है दोस्तों ये कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब अगर इसके उदाहरण की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो पेशीय कोशिकाएं यानी कि मसल सेल्स में दोस्तों होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है दोस्तों, सूक्ष्म जीव जैसे कि आपके कवक हो गए, ठीक है, जीवाणु हो गए यानी कि फंजाई या फिर बैक्टीरिया, ये यहाँ पर होती है दोस्तों। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया में भी दोस्तों ये प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक होता है आपका यहाँ पर फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ठीक है, यह पाचन तंत्र और दोस्तों श्वसन प्रणाली का एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन भाग है। ठीक है, आपकी दोनों चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती हैं दोस्तों, आपकी जो ग्रास नली होती है वो भी इसी से जुड़ी हुई होती है, और दोस्तों आपका जो श्वसन तंत्र की ट्रैकिया यानी कि श्वास नली होती है दोस्तों, ये उससे भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आपके यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक दोस्तों ये ढक्कन टाइप का होता है दोस्तों, जब आप सांस लेते हैं तो ये इधर की तरफ खुल जाता है, और दोस्तों जब आप खाना खाते हैं तो ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, तो खाना आपका ग्रास नली में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि खाना खाते हुए आपको धक्का लग जाता है। ठीक है, एकदम से अचानक से, अगर आपकी दोस्तों उसका मेन रीज़न क्या होता है, जैसे आपने कोई खाना खाया दोस्तों, वो ग्रास नली में ना जा करके दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वो श्वास नली में चला जाता है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको एकदम से धक्का लग जाता है, तो दोस्तों उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों वायु नलिका के बारे में, तो दोस्तों ट्रैकिया इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, हमारी 12.5 सेंटीमीटर के करीब लगभग इसकी जो लंबाई है वो होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लैरिंक्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर ये लैरिंक्स आपका पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, तो इसको दोस्तों हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें C आकार की माइलिन उपास्थियाँ पाई जाती है जो वायु दाब को नियंत्रित करती हैं। पुरुषों में एडम एप्पल दोस्तों उपस्थित रहता है जिससे आवाज़ में गहराई आती है। दोस्तों आपने देखा होगा आपके भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ये निकला रहता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों एडम्स एप्पल यानी कि आदम का सेब इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों लैरिंक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो लैरिंक्स अथवा स्वर यंत्र ट्रैकिया का दोस्तों ऊपरी भाग होता है। ठीक है, लैरिंक्स के अंदर पतले पतले वोकल कॉर्ड्स दोस्तों जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ध्वनि रज्जु भी इनको बोला जाता है हिंदी में। वोकल कॉर्ड्स के साथ हवा के टकराने पर ध्वनि का उत्पादन होता है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आप इमेज भी देख सकते हैं आपकी, ये होता है दोस्तों आपका लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ वोकल कॉर्ड्स के बारे में दोस्तों, ध्वनि रज्जु के आकार के बारे में, तो दोस्तों फीमेल्स में दोस्तों ये जो है दोस्तों छोटा होता है। ठीक है, और मेल्स में थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में साइज़ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो फीमेल्स में आपका 14 से 15 mm तक का दोस्तों ये हो सकता है, और आपका मेल मेंबर में दोस्तों 20 mm तक ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आवाज़ पतली या मोटी कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक दोस्तों पिच पाई जाती है साउंड में। जब मैं आपको फिजिक्स में दोस्तों ध्वनि यानी कि साउंड वाला चैप्टर दोस्तों आपके साथ डिस्कस करूँगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि पिच क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्वनि की अगर पिच ज़्यादा है तो दोस्तों आवाज़ उतनी पतली होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पिच के बिल्कुल अपोजिट यानी कि व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों जो है आवाज़ का पतला मोटा होना होता है। ठीक है, अगर पिच ज़्यादा है तो दोस्तों आवाज़ पतली होगी, और अगर दोस्तों पिच कम है तो आवाज़ भारी होगी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि महिलाओं की जो आवाज़ होती है दोस्तों उसकी पिच ज़्यादा होती है इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। ठीक है, और पुरुषों में दोस्तों पिच जो है वो कम होती है इसलिए आवाज़ उनकी भारी होती है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों फेफड़ों के बारे में, लंग्स के बारे में, तो दोस्तों प्राथमिक विभाजन जो होता है इसका दोस्तों वो होता है आपका ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई आप इनको बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी ब्रोंकाई होती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको रेड रेड जो नज़र आ रही हैं। ठीक, और द्वितीयक विभाजन दोस्तों जो होता है आपका वो होता है वायुकोष्ठ। ठीक है, ब्रोंकाइओल में। ठीक है, और तृतीयक विभाजन आपका होता है दोस्तों कुपिका यानी कि एल्वियोली में। ठीक है, अब देखिए
ये आपकी ट्रैकिया यानी कि श्वास नली यहाँ से आई, ठीक है। ये दो दोस्तों यहाँ पर इधर आपकी जो ब्रोंकाइम है उसमें दोस्तों विभाजित हो जाती है। फिर दोस्तों ये ऐसे 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 और जाके फट जाती है। इनको बोला जाता है दोस्तों द्वितीयक विभाजन यानी कि वायु कोष्ठ। और दोस्तों इसके बिल्कुल एंड पे ये जो गोल 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 ऐसे पाए जाते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं दोस्तों वायु कूपिकाएँ या फिर एल्वियोली, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे फेफड़ों की अवस्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ लंग्स, तो दोस्तों वक्षीय गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटीज़ को बोलते हैं हम, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फेफड़ों के अध्ययन के बारे में, तो दोस्तों इसके अध्ययन को बोला जाता है आपका पल्मोनोलॉजी, ठीक है। और इसके डॉक्टर जो होते हैं दोस्तों, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोला जाता है दोस्तों हमारा पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। और इनका अगर मैं कलर की बात करता हूँ दोस्तों, तो हमारे लंग्स का जो कलर होता है दोस्तों वो गुलाबी यानी कि पिंक होता है, ठीक है। और अगर मैं वेट की बात करता हूँ दोस्तों, तो 1.3 से लेके आपका 1.5 kg तक इसका वेट होता है, ठीक है। दोस्तों जब आप स्मोकिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारे लंग्स का दोस्तों जो काम होता है वो होता है दोस्तों हवा को फिल्टर करना, ठीक है। तो स्मोक जब आप करते हैं दोस्तों, धुआं अंदर जाता है, तो लंग्स का काम है क्योंकि फ़िल्टर करना हवा को, ठीक है। तो धुएं के कण जो है दोस्तों आपके लंग्स जो है सोख लेते हैं, ठीक है। और आपके लंग्स दोस्तों काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके फेफड़े के बाहर दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आपकी प्लूरेला परिफुफ्फुस झिल्ली, ठीक है। आप इसको पार्श्विका प्लूरा और दोस्तों विसेरल प्लूरा, दो टाइप में आप इसको बांट सकते हैं, ठीक है। दोनों प्लूरा के बीच का द्रव प्लूरल द्रव आपका बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों एक के ऊपर एक ही लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी है दोस्तों, बस आपको इतना सा इनके बारे में बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना से आपको याद करके बस आपको चलना है, ठीक है। आपकी फेफड़े के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ लंग्स दोस्तों उसको बोला जाता है आपका प्लूरा परिफुफ्फुस, ठीक है। और दोस्तों उसमें भी आपके दो लेयर पाई जाती हैं, आपकी पार्श्विका प्लूरा और दोस्तों विसेरल प्लूरा, ठीक है। उनके बीच में एक द्रव पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लूरल द्रव, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो बीच में लिक्विड भरा होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्लूरल द्रव, ठीक है। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका केवल इतनी सारी चीज़ें ही आती है, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बाहर से नहीं आएगा, आप ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पा सकते हैं, ठीक है। उसमें PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, आपको सारे क्वेश्चन इसी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। दोस्तों देखिए अभी अभी आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है दोस्तों, कि जो EMRS वाला फॉर्म था दोस्तों, उस पे से अब सारे स्टे हट चुके हैं, ठीक है। और आपका दोबारा फॉर्म रीओपन हो चुका है। 19 तारीख तक आप अपना फॉर्म जो है दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस दोस्तों करते रहें, अब इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी में दोस्तों लग जाइए आप, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक ऐप का, उस पर आप क्लिक कर देना, प्ले स्टोर आपके सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना। उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको एक पास खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों वो पास आप खरीद लेना, ठीक है। और ये वाला कोड आप यूज कर लेना दोस्तों, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको ये वाला एग्ज़ाम पेपर जो है दोस्तों ज़रूर अटैम्प्ट करके जाना है दोस्तों, ये वाला सिमिलर PYP दोस्तों। हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था NVS लैब अटेंडेंट का दोस्तों, सेम उसका सिलेबस था, एग्ज़ाम पैटर्न भी दोस्तों सेम ही था। तो आप ये पेपर ज़रूर करना, ठीक है। और दोस्तों बाकी आपके जितने भी इसमें फुल टेस्ट दिए गए हैं सारे आप करके जाना, ठीक है। बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में लगे रहें, प्रैक्टिस अपने करते रहें। और दोस्तों जितना आपने अभी देखिए दोस्तों 1 महीना और मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करने के बाद उसको आप बार बार रिवाइज करें और यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। आप अपनी तैयारी को जो है वो परखें, जांचें और अपने आप को चेक करें दोस्तों आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक